Hello friends, so finally paper 2 and paper 3 that is GS paper 1 and GS paper 2 are over. तो अब हम उसको डिस्कस कर सकते हैं. This video is for GS paper 1 और paper 2 of the UPSC 2018 mains 2018. So let's discuss the questions. What I will do is I will tell you the questions and what can be the outline for that answer. Okay, क्या हो सकता था बेसिक आउटलाइन, बहुत जल्दी अपन डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन देख लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन वॉज सेफगार्डिंग द इंडियन आर्ट हेरिटेज इज द नीड ऑफ द मूवमेंट. ओके, डिस्कस नाउ. हियर यू हैव टू टेल फर्स्ट व्हाट इज आर्ट, वॉट इज़ इट्स रेलिवेंट. फॉर एग्जाम्पल रेलिवेंस में आप लिख सकते हैं कि आर्ट इज़ अ मीडियम ऑफ सॉफ्ट पावर, आपकी सॉफ्ट पावर को दिखाता है. कल्चर हेरिटेज से क्या रेलिवेंस है. CCRT जब आप खोलेंगे तो आपको जो फ्रंट पेज मिलेगा वो इसी से रिलेटेड मिलेगा. या फिर आप NCRT करते हैं तो वाई वी शुड स्टडी आर्ट एंड कल्चर, जब ये चीज़ खोलते हैं तो वहाँ पे आर्ट का रेलिवेंस क्या है, हेरिटेज का रेलिवेंस क्या है, ये सारी चीज़ें दी गई हैं. तो बेसिकली व्हाट इज़ इट्स रेलिवेंस, वाई आर्ट नीड्स सेफ गार्डिंग, ये भी एक पॉइंट है जो कि आप 4 से 5 लाइन में डिस्कस कर सकते हैं. देखो क्वेश्चन क्या है, सेफ गार्डिंग द इंडियन आर्ट हेरिटेज. तो क्या कोई ऐसी थ्रेट है, इज देयर अ थ्रेट टू इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर. सो वी हैव टू डिस्कस दैट ऑल्सो इन 1 or 2 लाइन. एंड फाइनली व्हाट कैन बी डन एंड व्हाट हैज़ बिन डन. फॉर एग्जाम्पल जो ऑनलाइन सारी चीज़ें की गई हैं, हमने जो फॉरेन से अपने कुछ स्टैच्यूज़ या आर्ट एंड कल्चर जो लिए गए हैं, तो कुछ ऐसे स्टेप हैं जो कि हमने उठाए हैं इन ऑर्डर टू सेफ गार्ड अवर आर्ट. खजुराहो फेस्टिवल जो होता है, ये सारे जो डांस फेस्टिवल होते हैं, तो बेसिकली वो डांस की ट्रेडिशन को आगे बढ़ाने के लिए, तो ये सारे स्टेप्स हैं जो अपन यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं. The second question was access the importance of accounts of the Chinese and the Arab travelers in the reconstruction of the history of India. Okay, so this was a very easy question basically. ये NCERT में भी दिया हुआ, अगर आपने NCERT अच्छे से पढ़ी है, ancient, medieval and modern, then you would have been able to answer the question. For example, the Chinese travelers, for example, आई सिंह एक चाइनीज़ ट्रेवलर है, आयत सिंह हो गए. फाहीम का अकाउंट आप दे सकते थे चंद्रगुप्ता 2 के टाइम का. ह्यून सांग ने काफ़ी ज़्यादा बताया है, ह्यून सांग ने भी काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया है. एंड बुद्धिज़्म से रिलेवेंट क्या है, चाइनीज़ स्टडी का बहुत ज़्यादा रेलिवेंस बुद्धिज़्म से है. ओके, सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स बताए हैं वेरियस टाइम पीरियड्स में, गुप्ता टाइम पीरियड के, हर्षास के पीरियड के. ओके, अरब ट्रेवलर्स में आप कुछ नाम दे सकते थे. फॉर एग्जाम्पल अल मसूदी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम. एंड वन बुक वॉज देयर, मुरुज़ उल ज़हब, दैट वॉज अ बुक रिटन बाय अल मसूदी. देन मौसिम जो वर्ड आता है, मानसून का जो वर्ड मौसिम आता है, दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ द कोऑपरेशन ऑफ द अरब्स एंड ऑल. देन एल बरूनी का भी आप मेंशन कर सकते थे, बेसिकली ही वॉज फ्रॉम पर्शियन रीजन, एंड वहाँ आप मेंशन कर सकते हैं. अब्दुल रज़ाक जो विजयनगर के एम्पायर की हिस्ट्री बताते हैं, काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट. इस तरीके से आप काफ़ी ज़्यादा बता सकते थे. दैट वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन. नाउ द थर्ड क्वेश्चन वॉज थ्रो द लाइट ऑन सिग्निफिकेंस ऑफ द थॉट्स ऑफ महात्मा गांधी इन द प्रेजेंट टाइम्स. तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था. क्यों, देखो, यू शुड आस्क वाई दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड. बेसिकली दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड बिकॉज ऑफ द 150th एनिवर्सरी. आप सबको पता है कितना ज़्यादा न्यूज़ में था, 150th एनिवर्सरी था. प्लस जो वर्ल्ड की पॉलिटिक्स में अगर आप देखें जो चीज़ें हो रही हैं, फॉर एग्जाम्पल द वायलेंस दैट इज़ गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड, एंड ये सारी चीज़ें चल रही हैं, उसके हिसाब से भी अगर देखा जाए तो महात्मा गांधी काफ़ी रेलिवेंस है. वॉट यू कैन डू हियर इज़ यू कैन मेंशन द थॉट्स ऑफ महात्मा गांधी like international peace and security. Then trusteeship was another principle of महात्मा गांधी जो कि यहाँ पे डील कर सकते थे. फॉर एग्जाम्पल द गिव इट अप स्कीम इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ ट्रस्टीशिप. गिव इट अप, ओके, गिव इट अप जो बोला था वो ट्रस्टीशिप का बहुत बड़ा एग्जाम्पल था. देन द आइडियाज़ ऑफ नॉन वायलेंस ऑफ महात्मा गांधी, दे कुड हैव बीन डिस्कस्ड एंड वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट है. एंड फ्रेटर्निटी, दैट इज़ द ब्रदरहुड, जो कि मिसिंग है कहीं ना कहीं, हम देख रहे हैं फ्रेटर्निटी इज़ मिसिंग. तो ये सारे आइडियाज़ जो थे कि वो रेलिवेंट है और उनको वो आज के टाइम में भी रेलिवेंट है. तो ये वी कुड हैव डिस्कस दिस. देन वाई इज़ इंडियन रीजनल नेविगेशनल सिस्टम इज़ नीडेड, वाई डज इट हेल्प, हाउ डज इट हेल्प इन नेविगेशन. बेसिकली 2 पार्ट है, दोनों को डिस्कस करना है. क्यों इंडियन रीजनल नेविगेशन सिस्टम इंपॉर्टेंट है. तो बेसिकली फर्स्ट थिंग इज़ दैट इट इज़ द नीड ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी. साइंस एंड टेक्नोलॉजी को डेवलप करना हमारे देश में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में. सो दैट इज़ द नीड, फर्स्ट थिंग. सेकंड इज दैट फॉर सिक्योरिटी ऑफ द इंडियन ओशियन रीजन, इंडिया वांट्स टू बिकम अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर. So for that reason also we need to show the world that we can provide the security to our own region. Then we should go forward and become a net security provider for the world. Okay, and इसके अलावा काफ़ी चीज़ें, फॉर एग्जांपल द नेविगेशनल एस्पेक्ट, जैसे उसमें 2 सर्विसेज हैं, एक है आपकी स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विसेज हैं, दूसरी है रिस्ट्रिक्टेड सर्विसेज. दीज आर फॉर द कॉमन मैन, दीज आर फॉर द इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड ऑल. तो ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते थे. दिस वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन. नाउ व्हाई इज इंडिया कीन ऑन टेकिंग इंटरेस्ट इन द रिसोर्सेज ऑफ आर्कटिक रीजन. नाउ दिस वाज अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन. अगर आपने अच्छे से करंट अफेयर्स पढ़ा होता तो आपको बिल्कुल पता होता. हमने काफ़ी ज़्यादा
कोशिश की है आर्कटिक रीजन में जाने के लिए। ना व्हाट आर द डिफरेंट पॉइंट्स वेयर वी नीड द हेल्प ऑफ आर्कटिक? दीज आर साइंटिफिक, इन्वायरमेंटल, कमर्शियल रीजन्स, स्ट्रेटेजिक रीजन्स, एनर्जी सिक्योरिटी। फॉर एग्जाम्पल एनर्जी सिक्योरिटी में आप देख सकते हैं कि द रीजन ऑफ आर्कटिक इज़ अ वेरी गुड सप्लायर ऑफ, हैज़ वास्ट रिसोर्सेज ऑफ ऑयल, they have vast resources of gas, natural gas. Then commercial fishing opportunities are there. Commercial fishing opportunities are very well established there. Then because of the climate change, वहाँ पे जो पिघलती जा रही है बर्फ, so that has provided shortened shipping routes also. तो shipping routes provide की हैं, नई shipping routes मिल रही हैं. So all these are the benefits of the Arctic region जो कि आप mention कर सकते थे. That was a very good point. Then next question is define mantle plume and explain its role in the plate tectonics. Now this is a question जो मुझे लगता है कि एक ज्योग्राफी ऑप्शनल का क्वेश्चन आप बोल सकते हैं. This was not a question जो कि ज़्यादातर जीएस के लोगों को पता हो. mantle plume बेसिकली एक हॉटस्पॉट टाइप का रीजन होता है. हॉटस्पॉट रीजन होता है जो कि वोल्केनिज्म होती है. वोल्केनिज्म बिकॉज ऑफ द हॉटस्पॉट. फॉर एग्जांपल द हवाईयन रीजन. ओके, हवाईयन रीजन में वोल्केनिज्म का एक बहुत बड़ा कारण है. उसके कारण जो मेंटल सेल्स बनती हैं वो एक प्लेट टेक्टोनिक्स में हेल्प करती है. द मेंटल सेल्स बिकॉज ऑफ द हॉटस्पॉट रीजन्स, वो आपको डिस्कस करना था. एंड द रॉक्स दे मेल्ट टू जनरेट द मेंटल, एंड फिर वहाँ से करंट निकलता है. फॉर एग्जाम्पल दिस टाइप ऑफ करंट एंड डाइवर्जिंग करंट, ये सारे करंट है जो कि जिसका एक हीट का सोर्स है. वो सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी थी. तो ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो थोड़ा ज्योग्राफी ऑप्शनल से रिलेटेड था, नॉट फ्रॉम द बेसिक, आपका जीएस से थोड़ा दूर था. Now what are the consequences of spreading of dead zones on the marine ecosystem? ये भी क्वेश्चन आप बोल सकते हैं कि ये थोड़ा साइंस इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, बिकॉज आई रेड दिस थिंग इन द इन्वायरमेंटल जर्नल ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री की जो रिपोर्ट थी, मैंने उसमें पढ़ा था डेड जोन के बारे में, MOEF की रिपोर्ट में. एंड डेड जोन्स बेसिकली आर दोज रीजन्स जहाँ पे ऑक्सीजन कम होती है. ओके, हाइपॉक्सिक रीजन्स बोलते हैं बेसिकली, ऑक्सीजन यहाँ पे कम रहती है. अब देखो सिंपल सी बात है, अगर डेड जोन्स होंगे यानी कि ऑक्सीजन कम होगी तो उसका क्या क्या इफेक्ट होगा. अगर लो ऑक्सीजन है तो एक्वेटिक लाइफ को इफेक्ट पड़ेगा. BOD बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, BOD इंक्रीज होगा. दैट मीन्स पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ा होगा उस रीजन का. द लिटोरल जोन विल लूज इट्स रेलिवेंस, लिटोरल जोन अपना रेलिवेंस लूज कर देगी. एंड जो एक्वेटिक लाइफ है ये सारी चीज़ें काफ़ी डिस्ट्रक्शन होगा. और हायासिंथ एंड ऑल ये सारी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि डेवलप कर जाएंगी और एक तरीके से पूरा जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है उसको तहस नहस कर देंगे. सो डेड जोन्स काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल कंसिक्वेंसेस रखते हैं, वो आपको डिस्कस करना था. Now question number 8. This question was there in our test series जो कि हमने टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की थी. एग्जैक्ट दिस क्वेश्चन, दिस इज अ रिपीटेड क्वेश्चन ऑफ यूपीएससी ने एग्जैक्टली यही क्वेश्चन पूछा था कि कास्ट सिस्टम जो है वो नए नए रूप लेता जा रहा है. कास्ट सिस्टम इज चेंजिंग बिकॉज ऑफ द इवेंट्स लाइक संस्कृताइजेशन इज हैपनिंग. संस्कृताइजेशन इज ऑल्सो हैपनिंग नाउ. कास्ट के अंदर भी सब कास्ट आ गई हैं, वो भी एक जो कि स्ट्रक्चर चेंज करती जा रही है, उसका एसोसिएशन चेंज होता जा रहा है कास्ट का. नाउ इट इज़ नॉट यूज्ड इन द रेफरेंस इन विच इट वॉज यूज्ड इन द हिस्ट्री और इन द पास्ट. तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी थी. और लेकिन देखो जैसे ऐसा क्वेश्चन है कि हेंस इट कांट बी इरेडिकेटेड इन इंडिया. सो ये आपको नहीं, ये आपको देखो लास्ट में आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव आउटलुक ही देना है कि देखो कास्ट सिस्टम होने से ऐसा नहीं कि हमारे देश का नुकसान हो रहा है. अगर हम डिस्क्रिमिनेशन, स्टीरियोटाइपिंग एंड प्रिजुडाइसिंग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, देन दैट थिंग इज हार्मफुल फॉर द कंट्री. ओके, सो वी शुड स्टॉप द पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट, द स्टीरियोटाइपिंग ऑफ द कास्ट. ये सारी चीज़ हमको एंड करनी है. तो कुछ इस तरीके से आपको एंड करना पड़ेगा अपना आंसर. Now question number 9 was despite the implementation of various programs for eradicating of poverty in India, जो कि बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं, then also tell me why the poverty is still there. ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछा गया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. दिस क्वेश्चन वाज आल्सो आस्क्ड इन आवर टेस्ट सीरीज. हमने काफ़ी ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन थे जो मैंने टेस्ट सीरीज में दिया है. जिन लोगों ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी वो ज़रूर अपना कमेंट करके फीडबैक दें, उनको बिल्कुल पता होगा. क्योंकि ऐसे हम कभी ऐसे क्लेम नहीं करते हैं कि ये चीज़ हमने कितने दी कितने नहीं दिए. बट हाँ, इसी जस्ट में एंड दो क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम थे. जो 8वां कास्ट सिस्टम है एंड 10th क्वेश्चन जो आएगा एग्जैक्टली द सेम क्वेश्चन. आई थिंक द वर्डिंग्स वाज आल्सो द सेम जो कि मैंने दी थी. सो यू कैन सी दैट. सो 9th क्वेश्चन है डिस्पाइट क्यों फेल हुआ है. बिल्कुल बहुत में आपको स्लैकी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द
सिंपल बताने की स्कीम्स का जो इम्प्लीमेंटेशन है बहुत गलत तरीके से होता है इंडिया में, लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव विलिंगनेस होती है, द एक्सक्लूजन एरर्स, इंक्लूजन एरर्स, देन देयर आर लीकेजेस, करप्शन है, मेथोडोलॉजीज आर नॉट गुड। और जो काउंटिंग मेथोडोलॉजी है वो भी गलत है इंडिया में, क्योंकि 2-3 मेथोडोलॉजी है जिसमें हम अभी तक नहीं बता पाए कि कस्तूरी रंग अपन किसका यूज़ कर रहे हैं। ओके, सॉरी आई सेड कस्तूरी, सॉरी फॉर दैट। सो डिफरेंट मेथोडोलॉजीज आर देयर कि तेंदुलकर कमेटी का हम यूज़ कर रहे हैं कि रंगराजन कमेटी का यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल श्योर नहीं है। सो फॉर ऑल दैट रीजंस ये सारे प्रोग्राम्स अच्छे से काम नहीं करते हैं। देन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉसेस तो बिल्कुल हैं ही, वहाँ पे जो स्लैकनेस रखी जाती है। Then 10th question was again a very easy question, but we have given the exact question in our test series. Concept of Indian secularism is different from the Western model of secularism. ये आपको लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा। लक्ष्मीकांत में एग्जैक्टली डिस्कस किया हुआ है किस तरीके से हमारे यहाँ रिलीजन है और किस तरीके से वेस्टर्न रिलीजन में डिफरेंस है, तो आप एक बार वहाँ जाके देख सकते हैं। Now this question 11th question was there, जो कि मुझे नहीं आता था at that moment because I knew very slight details about चैतन्य महाप्रभु। बहुत कम चीज़ें जो मुझे पता थी एंड इसीलिए मैं इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। जिनको आप में से अगर किसी को ज़्यादा आइडिया हो तो ज़्यादा और पॉइंट बताएं, बट ही टुक द मेन फ्रॉम द लोअर कास्ट, ये एक पॉइंट है जो कि ले सकते हैं। बंगाल से इन्होंने स्टार्ट किया था, ये पॉइंट्स आप मेंशन कर सकते हैं। एंड एक जो सिंपल पॉइंट था कि इन्होंने क्या किस तरीके से रीओरिएंटेशन दिया था, ये बात ये थी कि जो भक्ति मूवमेंट वाज बिकमिंग कॉम्प्लेक्स टू, भक्ति मूवमेंट बीच में कॉम्प्लेक्स होता जा रहा था। सो ही सिंप्लीफाइड द रिलीजन, बेसिकली भक्ति मूवमेंट को उन्होंने सिंप्लीफाई कर दिया था। ये सारे पॉइंट थे जो कि आप मेंशन कर सकते थे। और जिनको पॉइंट पता हो चैतन्य महाप्रभु के बारे में, प्लीज़ टेल मी दैट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और आपने क्या लिखा या आप क्या लिखते अगर आपको पता है तो प्लीज़ टेल मी दैट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12, डिस्कस वेदर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स इन रीसेंट टाइम इज बेनिफिशियल और नॉट फॉर द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। देखिए यहाँ पे सिंपल आपको एक पर्सपेक्टिव लेना है, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव लेना है। साफ साफ जब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इकोनॉमी ऑफ इंडिया के ऊपर, तो इकोनॉमी ऑफ इंडिया के ऊपर ही लिखना है। अब आपको रिसेंटली क्या क्या चीज़ें हुई, रिसेंटली आपका तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का हुआ। फॉर एग्जांपल 2001 में आपका छत्तीसगढ़ का हुआ था, अलग हुआ था, अपने मध्य प्रदेश से हुआ था 2000 में। ओके, तो आपको वो सारी चीज़ें मेंशन करनी थी कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ हैज़ नाउ बिकम वन ऑफ द मोस्ट इमर्जिंग स्टेट्स ऑफ द कंट्री, किस तरीके से बहुत ज़्यादा इमर्ज कर रहा है और एग्रीकल्चर के फील्ड में बहुत ज़्यादा, पावर के फील्ड में बहुत ज़्यादा अच्छा तरक्की कर रहा है। देन आपको तेलंगाना उसका बताना चाहिए था, आंध्र प्रदेश का क्या पॉजिटिव्स है क्या नेगेटिव। देखो इसमें दोनों व्यू पॉइंट लेने पड़ेंगे। वेदर द फॉर्मेशन, सिंस वेदर इज आस्क्ड देन यू हैव टू टेल यस इट हैज़ बेनिफिटेड एंड नो इट विल नॉट बेनिफिट। फॉर एग्जाम्पल झारखंड का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। झारखंड आज भी डेवलप्ड नहीं है बहुत ज़्यादा। झारखंड क्यों डेवलप्ड नहीं हुआ है उसका भी रीज़न आपको देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी थी। और ट्राइबल्स का आपको कंडीशन में आप पॉइंट आउट कर सकते थे कि किस तरीके से उनकी कंडीशन आज भी डिटेरियोरेटेड है। और इकोनॉमिक व्यू पॉइंट से तो सारी चीज़ें जो भी अपन बात करेंगे वो इकोनॉमिक व्यू पॉइंट से ही बात करेंगे। ओके, सो ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 इज व्हाई इंडेंजर्ड लेबर वाज टेकन बाय द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया टू अदर कॉलोनीज। देखो ये क्वेश्चन पूछने का कारण ये था कि बेसिकली प्राइम मिनिस्टर ने बहुत ज़्यादा जो प्रवासी भारतीय दिवस था, OCI कार्ड, ये सारे कार्ड जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थे, प्लस सूरीनाम का एग्जाम्पल उन्होंने दिया था लास्ट ईयर। तो क्यों लेबर ले जाया जाता था, तो बेसिक इसका आंसर होगा वो प्लांटेशन एक रीज़न है। प्लांटेशन काफ़ी ज़्यादा बड़ा रीज़न है, या दूसरी जो इंडस्ट्रीज़ में काम करने के लिए ले जाया जाता था, प्लांटेशन लेकिन सबसे बड़ा रीज़न था। क्या वो अपना कल्चर प्रिजर्व करने में सक्सेस रह पाए, तो इसमें आपको 2 एग्जांपल जो मेरे को ध्यान में थे वो मैंने बता देता हूँ आपको। एक सूरीनाम का एग्जांपल ध्यान में था। सूरीनाम में किस तरीके से हिंदी आज भी उतनी ज़्यादा प्रमोटेड है, काफ़ी ज़्यादा उसको प्रमोट किया जाता है और काफ़ी वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। फिजी दूसरी एक ऐसी लोकेशन है जहाँ ले जाया जाता था, फिजी। एंड फिजी में भी किस तरीके से जो इंडियंस है वो अपना कल्चर मेंटेन करते हैं, सारे फेस्टिवल्स वहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। तो हाँ, उन्होंने कल्चर अपने कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में किया है। देखो थोड़ा बहुत डिटोरिएशन तो होगा, यू हैव टू टेल दैट ऑल्सो कि थोड़ा बहुत डिटोरिएशन होगा क्योंकि प्लेस डिफरेंट है, वहाँ पे और ज़्यादा कल्चर्स मिले हुए हैं। बट कहीं ना कहीं हम अपना जो जिस्ट है वो बरकरार रखने में सफल रह पाए हैं। देन 14 क्वेश्चन इज द आइडियल सोल्यूशन of depleting groundwater resources in India is water harvesting system. How it can be made more effective in the urban areas. सिंपल सी बात है, पहले तो वाटर लेवल की आप कंडीशन बता सकते हैं कि ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज कैसे कैसे काफ़ी ज़्यादा डिटोरिएटेड। एग्जाम्पल आपका पंजाब में रहेगा, तमिलनाडु का एग्जाम्पल रहेगा, देन आपका वेस्ट बंगाल का एग्जाम्पल रहेगा। ये सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हैं।
और इसके बाद की वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है और इसको इफेक्टिव और ज़्यादा कैसे कर सकते हैं। इफेक्टिव में एक पॉलिसी आ सकती है, वाटर हार्वेस्टिंग पॉलिसी आ सकती है, पॉलिसी बहुत अच्छा पॉइंट है। देन R&D में आप थोड़ा इन्वेस्ट करिए अर्बन एरियाज़ के लिए। देन तीसरा है कि रूफ टॉप हार्वेस्टिंग करिए, रूफ टॉप हार्वेस्टिंग का आप कुछ अगर कर पाएँ तो दैट विल ऑल्सो वेरी मच बेनिफिशियल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाटर एंड ऑल। तो ये सारी चीज़ें आप बोल सकते हैं इस पर। देन 15 क्वेश्चन वॉज डिफाइनिंग ब्लू रेवोल्यूशन, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज ऑफ पिसीकल्चर डेवलपमेंट इन इंडिया। अब आपको इसमें पहले ब्लू रेवोल्यूशन बताना था कि किस तरीके से फिश प्रोडक्शन को बढ़ाना है 2022 तक ये सारी चीज़ें बतानी है। और इसके अलावा जो वाटर रिसोर्सेज और मैरीटाइम सुप्रीमेसी के लिए हम जो कर रहे हैं प्रयास, प्लस जो फ़िश प्रोडक्शन में एंड फिश कल्टीवेशन में जो हमको तरक्की करनी है, वो सारी चीज़ें ब्लू रेवोल्यूशन का पार्ट है। प्रॉब्लम से आप बहुत सारी चीज़ें मेंशन कर सकते हो, फॉर एग्जांपल जो R&D है, जो गवर्नमेंट सपोर्ट है, उसके बारे में बता सकते हैं। प्लस WTO काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम करता है, फिश सब्सिडी को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती हैं WTO में, वो सारी आप कर सकते हैं। स्ट्रैटेजीज़ आप बता सकते हैं कि किस तरह से गवर्नमेंट और ज़्यादा अगर चाहे तो इनको प्रमोट कर सकती है। अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप कर सकती है जो कि फिशरमैन्स की सेफ्टी के लिए रहेगा और उससे भी काफ़ी ज़्यादा रहेगा। देन कोस्टल डेवलपमेंट में कोस्टल रेगुलेशन जोन्स का अच्छे से प्रयोग किया जाए एंड CRZ के कारण काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन मिलनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आप मेंशन करोगे तो काफ़ी अच्छा आंसर आपका बन जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 16 is what is the significance of industrial corridors and identify the industrial corridors of India। क्या उनके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सिग्निफिकेंस क्या होता है कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के आसपास बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट रहता है, इकोनॉमी बहुत ज़्यादा उसमें एम्बेडेड फॉर्म में रहती है और काफ़ी ज़्यादा उसको डेवलप करने में सहायक रहती है, स्प्रॉल्स बनाते हैं और ज़्यादा दूसरे एरियाज़ में डेवलप होते हैं। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स कौन कौन से हैं तो इसमें मैं आपको बता सकता हूँ, दिल्ली मुंबई है, अमृतसर दिल्ली कोलकाता है, देन चेन्नई बेंगलुरु है, बेंगलुरु मुंबई है। ये सारे 4 बेसिक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं। आपको अगर कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं तो जैसे बेंगलुरु वाला जो रीजन है वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ के लिए डेवलप्ड है, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ हैं। इस तरीके से आप एग्जाम्पल दे सकते थे और इस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स उसके रहेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 17 इज mention core strategies for transformation of aspirational districts in India and explain the nature of convergence, कोलैबोरेशन एंड कंपटीशन फॉर इट्स सक्सेस। सबसे पहले कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स है क्या। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स बेसिकली वो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हैं जिनको गवर्नमेंट ने लिया है एज अ प्रोजेक्ट मोड टू डेवलप दीज बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स। 115 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स वर टेकन और उनमें क्या क्या चीज़ें, जिसमें हेल्थ को डेवलप करना है, एजुकेशन को डेवलपमेंट करना है, एग्रीकल्चर को डेवलप करना है, इकोनॉमी बढ़ानी है, ये सारी चीज़ें हैं। देन कॉम्पिटिशन का कैसे महत्व है, बिकॉज रैंकिंग विल बी प्रिपेयर्ड, सो ईच एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट विल ट्राई टू compete with the other one। ओके, इस तरीके से वो और ज़्यादा तेज़ी से डेवलप करने की कोशिश करेगा। तो कंपटीशन है। कोलैबोरेशन क्यों ज़रूरी है, बिकॉज कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के साथ साथ कोऑपरेटिव कंपटीशन भी होना चाहिए, कोऑपरेटिव एज वेल एज कॉम्पिटिटिव कोलैबोरेशन होना चाहिए। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी थी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। देन क्वेश्चन नंबर 18 अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। वुमेन्स मूवमेंट इन इंडिया हैज़ नॉट एड्रेस द इशूज ऑफ वुमेन ऑफ लोअर सोशल स्ट्रेटा, सब्सटेंशिएट योर व्यूज। सिंपल सी बात है कि जो वुमेन मूवमेंट स्टार्ट हुए थे बेसिकली वो 2 पॉइंट्स को लेकर स्टार्ट हुए थे, एजुकेशन को पॉइंट को लेके और दूसरा एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट को लेके। बट डू यू रियली थिंक दैट दीज आर द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल ऑफ लोअर स्ट्रेटा? क्या ये लोअर स्ट्रेटा की वुमेन के लिए प्रॉब्लम्स है? देखो, एम्प्लॉयमेंट तो ऑलरेडी उनके पास था क्योंकि देवर वर्किंग इन एग्रीकल्चरल फील्ड्स, लेबर की तरह काम कर रहे थे वो लोग, तो एम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा बड़ा इशू नहीं था। लेकिन बाकी जो ज़्यादा इशूज़ थे कि जो उनकी कंडीशन थी, वर्किंग कंडीशन थी, जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थी, इंडस्ट्रियल वुमेन थी, उनकी कंडीशंस थी, उनको इंप्रूवमेंट मिलना चाहिए। जैसे कि 1881 में पहला फैक्ट्री रिफॉर्म आया था। ओके, उस समय तक कोई ऐसा वुमेन मूवमेंट नहीं था जो कि इसकी बात कर रहा हो कि क्यों वुमेन को छुट्टी मिलनी चाहिए, वुमेन के काम वर्किंग आवर्स क्यों कम होने चाहिए। ये सारी इशूज़ नहीं उठाए गए थे। और जो एग्रीकल्चर फील्ड में काम कर रही है वुमेन, उनका क्या करना चाहिए, किस तरीके से उनको बेसिक नेसेसिटीज़ आप प्रोवाइड कर सकते हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, तो ये सारे इश्यूज नहीं थे। 19th क्वेश्चन इज ग्लोबलाइजेशन इज जनरली सेट टू प्रमोट कल्चरल होमोजेनाइजेशन बट ड्यू टू दिस कल्चरल स्पेसिफिसिटीज अपीयर टू बी स्ट्रेंथन इन द इंडियन सोसाइटी। देखो, बेसिकली क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कल्चरल होमोजेनाइजेशन होना चाहिए क्योंकि अलग अलग कल्चर्स मिलते हैं और वो कहीं ना कहीं एक होंगे। लेकिन
और ज़्यादा कल्चरल स्पेसिफिसिटीज़ आने लगी हैं। देखो ग्लोबलाइजेशन अपने साथ ये सारी चीज़ें भी लेके आता है। फॉर एग्जांपल ग्लोबलाइजेशन आया तो अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे दूसरे जो रिलीजन है, दूसरे जो कल्चर्स हैं, उनको उनकी चीज़ नहीं मिल रही है। ग्लोबलाइजेशन प्रोवाइड्स एवरीथिंग टू एवरीवन। ओके, तो कहीं ना कहीं कल्चरल स्पेसिफिसिटीज़ और ज़्यादा बढ़ेंगी क्योंकि और ज़्यादा प्रोडक्ट्स आने लगे हैं और ज़्यादा कंज्यूमरिज्म आने लगा है। तो ये सारी चीज़ आपको मेंशन करनी चाहिए एंड आपको ये भी बताना चाहिए कि क्या ये बुरा है, सोसाइटी के लिए बुरा है या नहीं है, बताना चाहिए और इसको किस तरीके से आप फ्यूचर में देखते हैं। तो दिस शुड हैव बीन द मेन idea of the question. Last question is communalism arises either due to power struggle or relative deprivation. Argue by giving suitable illustrations. देखो पावर स्ट्रगल बिल्कुल करता है। इलिस्ट्रेशन में आपको दे सकता हूँ कि बाबर का एग्जांपल अगर आप लो तो बाबर जब यहाँ पर आया उसकी सेना बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। बाबर्स आर्मी वॉज वेरी मच एग्जॉस्टेड एंड दे वर नॉट रेडी टू फाइट। देन व्हाट दे डिड, what Babur did, Babur communalized the whole issue and he said that it is for the Islam supremacy. Okay, Alauddin Khilji did the same. Alauddin Khilji ने भी exactly यही किया था। उसने भी यही कहा कि खिलजीज को और ज़्यादा करना है, आगे बढ़ना है, ये करना है। तो एक कहीं ना कहीं पावर स्ट्रगल के लिए भी उसने कम्युनलाइज किया चीज़ों को। तो आप ये इलस्ट्रेशन दे सकते थे। रिलेटिव डिप्रीवेशन में भी कम्युनलिज्म आता है। फॉर एग्जांपल जो कुछ लोग जिहाद का नाम ले रहे हैं या ये सारी चीज़ें ले रहे हैं, कहीं ना कहीं बोला था कि पॉवर्टी इज़ वन ऑफ द रीजन फॉर दैट। पॉवर्टी के कारण बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो जिनके पास सोलेस कहाँ ढूंढ रहे हैं, दे आर फाइंडिंग सोलेस इन द रिलीजन। तो इस कारण से वो क्या करते हैं, उसको पॉलिटिसाइज करते हैं और जब भी रिलीजन का पॉलिटिसाइजेशन होगा वो कहीं ना कहीं कम्युनिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस वर द पॉइंट्स विच कुड हैव बीन मेंशन्ड एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये डिस्कशन। एंड ये सारे क्वेश्चंस थे। अगर आपको लिखने हैं तो आप लिखिए, ज़रूर कमेंट करिए और अपने व्यूज़ बताइए कि आपको क्या लगता है किस क्वेश्चन में आप क्या एक्स्ट्रा लिख सकते थे आप। सो ऑल दीज थिंग्स कुड हैव बीन मेंशन्ड। वी विल डिस्कस पेपर 3 ऑल्सो, दैट इज GS पेपर 2 अभी हम डिस्कस करेंगे इसके बाद एंड उसका वीडियो पे मैं अपलोड करूँगा। सो दैट इज़ इट फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।